गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे, ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल। तो शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। ये देखिए, ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। हम इसे करेंगे। देखिएगा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्री है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर 4 आइडेंटिकल बॉडीज रखे हुए हैं। 4 आइडेंटिकल बॉडीज रखे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। आत्मा, भूत, चुड़ैल और डायन। आत्मा पे इनिशियली चार्ज दिया गया है +5 कूलम, भूत पे +3 कूलम, चुड़ैल पे -4 कूलम और डायन पे +10 कूलम। ये चार्जेज इनिशियली प्रेजेंट हैं इन चारों बॉडीज पे। अब क्या जाता है, पहले ए और बी को कांटेक्ट में लाया जाता है और ये चारों मेटालिक बॉडीज हैं। पहले ए को बी के कांटेक्ट में लाया जाता है, फिर ए और बी को अलग कर दिया जाता है। फिर बी और सी को कांटेक्ट में लाया जाता है, भूत चुड़ैल का मिलन कराया जाता है और फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या किया गया, आत्मा और डायन का मिलन करवाया गया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया। फिर चुड़ैल और डायन का मिलन करवाया और दोनों को सेपरेट कर दिया। इतने सारे 4 प्रोसेसेस के बाद पूछा गया है कि बताओ, फाइंड आउट फाइनल चार्जेज ऑन ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी और डी पे फाइनल चार्जेज कितने कितने हैं ये बताओ। तो देखना, पहला प्रोसेस क्या है, ए और बी को मिलाना। तो देखिएगा, फर्स्ट प्रोसेस सॉल्यूशन में देखना, फर्स्ट प्रोसेस है ए और बी को मिलाना। जब ए और बी मिलाया जा रहा है तो सी और डी सेपरेट हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। ए और बी के साथ इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो सी और डी पे चार्जेज जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, कोई फर्क उन पे नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा ए और बी के चार्ज पे। देखना, ए और बी जब मिलेंगे तो इनके चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपस में। दोनों आइडेंटिकल हैं तो कांटेक्ट के बाद दोनों पे इक्वल चार्जेज होंगे। तो इन दोनों पे टोटल चार्ज था +5 और +3 मिलके +8 कूलम, और वो +8 कूलम 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, +4 और +4। ए पे भी आ जाएगा +4 और बी पे भी आ जाएगा +4, और बाकी इन दोनों पे चार्जेज सी और डी पे एज इट इज रहेंगे। तो देखना, इस प्रोसेस के बाद ए और बी के मिलन के बाद ए पे चार्ज +4 कूलम और बी पे भी चार्ज +4 कूलम। सी पे जितना चार्ज पहले था -4 कूलम उतना रहा, और डी पे भी जितना चार्ज पहले था उतना रहा। अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस क्या है, बी और सी का कॉम्बिनेशन करवाते हैं, भूत और चुड़ैल का मिलन करवाते हैं। तो आत्मा और डी के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आत्मा और डायन का चार्ज जो है वो एज इट इज रहेगा। आत्मा पे 4 कूलम था, डायन पे 10 कूलम, तो दोनों के दोनों एज इट इज है। आत्मा पे 4 कूलम, डायन पे 10 कूलम। लेकिन बी और सी के चार्जेज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये 4 कूलम और ये -4 कूलम मिलके 0 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट में, 0/2 + 0/2। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी कितना, 0। यानी इस प्रोसेस के बाद चार्जेज होंगे इस पे +4 कूलम, इस पे +10 कूलम, इस पे बी पे 0 और सी पे 0। क्लियर? अब अगला प्रोसेस क्या है, 2 प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए। तीसरा प्रोसेस है आत्मा का डायन से मिलन। तो ए और डी जब आपस में मिलते हैं तो बी और सी के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी और सी पे जितने जितने चार्ज थे, लड्डू दोनों को मिल गए लड्डू। अब बचा ए पे और
ए पे और डी पे। तो देखना ए और डी पे चार्ज, ए पे था 4 कूलम, डी पे 10 कूलम। 10 + 4 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 7, तो इस पे भी आ जाएगा 7 कूलम और इस पे भी आ जाएगा 7 कूलम्स। तो यहाँ पे 7 कूलम, यहाँ भी 7 कूलम और इन दोनों को मिले लड्डू। अब चलते हैं फोर्थ प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस में चुड़ैल डायन आपस में मिलते हैं, अपने चार्जेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आत्मा और भूत के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आत्मा और भूत के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुड़ैल और डायन के चार्जेस को हम ऐड कर देंगे और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ए पे चार्ज था 7 कूलम, यहाँ भी रह गया 7। बी पे चार्ज था 0, बी पे चार्ज हो गया यहाँ भी 0। सी पे चार्ज और डी पे देखना, सी पे 0 था, डी पे 7, तो 7 + 0 7 और आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी 7/2 7/2, यानी 3.5 इस पे और 3.5 इस पे। तो 3.5 इस पे, 3.5 इस पे। ये हो गए चारों प्रोसेसेस कंप्लीट। चारों प्रोसेसेस की कंप्लीशन के बाद जो चार्जेज आए हैं फाइनल चार्ज, ए पे 7 कूलम, बी पे 0, सी पे 3.5 कूलम और डी पे 3.5 कूलम। ये हो गए फाइनल आंसर। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली क्या है कि अगर ये चारों पार्टिकल्स आइडेंटिकल नहीं हैं, मैंने बस नाम दिया है आत्मा, भूत, चुड़ैल और डायन, लेकिन ये चारों आपस में आइडेंटिकल हैं। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कंबाइन होने पे नहीं होते। जब दोनों कॉन्टैक्ट में आते तो वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। तो कितना कितना होगा वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। जब कैपेसिटर चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे चार्ज कितना किस पे रहेगा, कितना किस पे रहेगा, किस रेशो में रहेगा, ये चीज़ वहाँ पे डील किया जाएगा। कुछ रेगुलर बॉडीज के लिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिलेंगे, हर बुक में, बोर्ड लेवल के बुक में मिलेंगे। उनको आप 2-4 को सोल्व कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे ये है दूसरा क्वेश्चन। ये है इंडक्शन पे बेस्ड। यहाँ कंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसका चार्ज इस पे जाएगा, इसका चार्ज इस पे जाएगा, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ देखना 5 + 3 8 + 10 18 - 4 14 कूलम। इनिशियल चार्ज था 14 कूलम। किसी भी प्रोसेस के बाद आप नेट चार्ज देखेंगे तो 14 कूलम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना फाइनल चार्ज है 7 कूलम + 0 7 + 3.5 11.5 + 3.5 14.14, यानी ये टोटल चार्ज फिर से क्या रहा 14 कूलम, यानी चार्ज कंजर्व रहा है। जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही क्या रहा फाइनल चार्ज। तो कितने भी प्रोसेसेस, कितने भी फेनोमेनन्स घटित हों किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, नेट चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। आगे आते हैं इंडक्शन पे। देखना इंडक्शन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, प्लस 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 बोरो प्लस लगा हुआ है, इस पे गोरा बना दिया गया है बिल्कुल। यहाँ पे Q0, इस पे जो चार्ज है इनिशियल चार्ज वो है +2 एंटी कूलम। कितना, +2 एंटी कूलम। और इसके पास एक स्फीयर रखा गया है, ठीक है। इसकी वजह से इस पे इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हुए इधर वाले लेफ्ट वाले सरफेस पे अकोमुलेट होने लगते हैं। तो राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगता है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, तो इधर वाले पॉजिटिव चार्जेज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन अर्थ सप्लाई की, इनिशियली तो ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थी, लेकिन जितना चार्ज ये अर्थ सप्लाई करेगी वो चार्ज इस पे अक्यूमुलेट होगा, जमा होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया अर्थिंग को। तो जितने चार्ज अर्थ ने सप्लाई की, जितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई की, वो इस पे चार्ज के रूप में जमा हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखना इस पे जो चार्ज आया वो चार्ज कहलाती है क्या,
इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से यहाँ पे इंडक्शन की घटना हुई है उसे कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। उसे क्या कहते हैं? इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये Q0 है 2 एंटी कूलम्ब इंड्यूसिंग चार्ज, और ये है QP इंड्यूस्ड चार्ज। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, जबकि इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है क्वेश्चन में 2। तो रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है 2, तो इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस इंड्यूसिंग चार्ज इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। यहाँ से हमने वैल्यूज पुट कर दिए सब चीज़ की। Q0 की वैल्यू 2 एंटी कूलम्ब इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2, 1 माइनस 1 बाई 2 यानी हाफ, 1 में से हाफ गया हाफ, 2 का आधा 10, यानी इस पे चार्ज आएगा -10 कूलम्ब। कितना आएगा? -10 कूलम्ब। ये बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है लेकिन बेहतरीन न्यूमेरिकल है, इस फार्मूले को याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है। ये एक ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड की रबिंग की जाती है सिल्क क्लॉथ से, दोनों के बीच इस तरह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। यानी इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है। अब देखना किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में दूसरे पे जाएगा, ये उस पार्टिकल के, उस ऑब्जेक्ट के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इसका वर्क फंक्शन लो है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कम गेन करेगा, और अगर इसका वर्क फंक्शन हाई है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे देखना ग्लास और सिल्क में ग्लास का वर्क फंक्शन लो होता है, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो फाइनली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर फाइनली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ देखना आप, जब हमने रबिंग की तो ग्लास रॉड पे चार्ज आया है 2 × 10 का पावर -7 कूलम, और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आया है -2 × 10 का पावर -7 कूलम। चार्ज लॉस्ट इज इक्वल टू चार्ज गेन्ड, यानी चार्ज कहीं और नहीं गया है, इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो देखना क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो अपना मास लेके ट्रांसफ़र होगा, तो करस्पॉन्डिंगली सिल्क का मास बढ़ जाएगा और ग्लास का मास घट जाएगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना मास का ट्रांसफ़र हुआ है, यानी सिल्क का कितना मास बढ़ा है और ग्लास रॉड का कितना मास डिक्रीज हुआ है। तो देखना मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। ग्लास रॉड ने n इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सिल्क क्लॉथ को, तो चार्ज इस पे कितना आया, n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n इंटू ई, यानी इस पे जो चार्ज है वो n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है। तो चार्ज है कितना, q, q इज इक्वल टू n इंटू ई। यहाँ से चार्ज ट्रांसफर्ड q इज इक्वल टू n इंटू ई हमें मिला। यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड q बाई ई, q की वैल्यू हमने रखा 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब देखना ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास अगर me है और n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो टोटल मास कितना, n इंटू me, n इंटू me। तो मास ट्रांसफर्ड m इज इक्वल टू n इंटू me। n की वैल्यू यहाँ से रख दिया ये वाला, और me का वैल्यू ये वाला,
हमने सोल्व किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। तो यहाँ पे देखना हमने सोल्व किया और ये हुआ मास, यानी इतना मास बढ़ जाएगा सिल्क क्लॉथ का और उतने ही से ग्लास रॉड का मास घट जाएगा। यानी अपने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में करेस्पॉन्डिंगली निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होती है वो हायर मास की होती है और पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होती है लोअर मास की होती है। तो यहाँ पे देखना ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी है ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे बेस्ड, और इस क्वेश्चन में आप ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के अलावे दूसरे पार्टिकल को भी किसी ऑब्जेक्ट पे डाल के उसको चार्ज किया जा सकता है। तो देखना क्वेश्चन क्या है, ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। हम जानते हैं कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रिलीज करते रहते हैं, एक बार में सिर्फ एक पार्टिकल निकलता है, चाहे अल्फा चाहे बीटा, और अल्फा और बीटा के निकलने के बाद कुछ गामा फोटॉन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स से एक पिन होल के थ्रू हम अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सेल से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया जाए तो बचता है सिर्फ न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो देखना हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इस पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा, यानी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज Q अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन क्या है कि 10⁶ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड यहाँ से निकल के इस दूसरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है। तो यहाँ देखना इस पे चार्ज जो है वो कितने देर बाद, क्वेश्चन ये है कि अगर 1 सेकेंड में इतना अल्फा पार्टिकल इस पे आता है और सारे अल्फा पार्टिकल इसके चार्ज को बढ़ाता जाता है, यानी सारे के सारे इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो बताओ कितने देर में इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब जनरेट हो जाएगी। तो देखना यहाँ मान लेता हूँ कि 1 माइक्रोकूलम्ब इस पे चार्ज जनरेट होने के लिए n अल्फा पार्टिकल का चार्ज इस पे अकोमुलेट होता है, यानी n अल्फा पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आता है, यानी टोटल कितने अल्फा पार्टिकल n, तो n अल्फा पार्टिकल यहाँ आता है। तो टोटल चार्ज इस पे Q जो होगा n इंटू चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल के इक्वल होगा, यानी n इंटू Q अल्फा के इक्वल होगा। तो चार्ज जनरेटेड यानी चार्ज ट्रांसफर्ड Q इज इक्वल टू n इंटू Q अल्फा। तो n का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल का ट्रांसफ़र हुआ है। तो Q बाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल Q अल्फा का वैल्यू है कितना 2e, कितना 2e, यहाँ रखा 2e, हमने सोल्व किया। Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 कूलम यहाँ रखा, और 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसफर्ड। अब देखना टोटल अल्फा पार्टिकल जो है वो इतना है, इतना अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाएगा कितना 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ देखना n का वैल्यू होना कितना चाहिए, 1 सेकेंड में इतना अल्फा जाता है तो t सेकेंड में इतना इंटू t, ये टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के इक्वल होना चाहिए। 1 सेकेंड में 10⁶ अल्फा पार्टिकल, तो t सेकेंड में 10⁶ इंटू t, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसफर्ड के इक्वल, यानी n के इक्वल। तो n इज इक्वल टू 10⁶ इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। n की वैल्यू ये वाली रख देंगे और t की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो n बाई 10⁶, t इज इक्वल टू n बाई 10⁶, यहाँ पे 10⁻⁻6 बाई इतना ये हमने रख दिया और 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया। सोल्व किया तो 3.1 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, इतना सेकेंड में इस पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये बेस्ड है
ये बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे होता है। तो चार्ज पॉसिबल ऑन अ बॉडी, पहले क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ इतना कूलम इतना कूलम इतना कूलम, इनमें से कौन कौन सा चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है यानी रह सकता है और कौन कौन सा नहीं रह सकता है। तो देखना, चार्ज पॉसिबल ऑन अ बॉडी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज रहेगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या होना चाहिए, इंटीजर, चाहे पॉजिटिव इंटीजर चाहे निगेटिव इंटीजर। तो n इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस Q बाई ई, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर। तो हर केस में Q के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, Q के लिए हम कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू। पहले केस में n की वैल्यू n1 इज इक्वल टू ये चार्ज Q1 बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q बाई ई होना चाहिए, तो Q1 बाई ई। Q1 का वैल्यू हमने रखा और E का वैल्यू रखा, सोल्व किया तो आया 4। ये इंटीजर है। जब n की वैल्यू इंटीजर आता है तो हम कहते हैं कि वो चार्ज पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी ये वाली चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं इन चार्जेज के बारे में। तो यहाँ पे आते हैं N2, इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग हम N2 कैलकुलेट करते हैं, N इज इक्वल टू Q बाई, तो N2 इज इक्वल टू Q2 बाई E। Q2 का वैल्यू यहाँ से रखते हैं और E का वैल्यू रखते हैं, तो ये सोल्व करके आता है 0.1। ये फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता है। आगे देखना, इसके करस्पॉन्डिंग फिर हमने कैलकुलेट किया N3 का वैल्यू Q3 बाई ई, Q3 बाई ई सोल्व किया रख के वैल्यू और आया 0.004। ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि ये चार्ज भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा। तो इन सब में से सिर्फ ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी चार्जेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग आज की क्लास में प्रॉब्लम और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन और फिर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं और इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपका जो लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन है वही हमारा पोटेंशियल है और उसी की बदौलत हम आगे वीडियो बनाते हैं। अगर वो हमें नहीं मिला प्यार के रूप में तो अभी तो आप जानते हैं कि मैं कुछ भी इस यूट्यूब चैनल से विटामिन एम नहीं कमा पाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।